नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली के माथे से गुलामी का एक बड़ा निशान मिट गया। किंग्सवे का नाम आज से कर्तव्य पथ हो गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की जिस सड़क को हम 68 साल से राजपथ कहते थे, आज से वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जिस किंग्सवे पर कभी भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज शासक किंग जॉर्ज द की मूर्ति लगी थी, आज उसी जगह पर हिंदुस्तान की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि नेताजी की ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करेगी और कर्तव्य पथ सरकार को, अफसरों को और आम लोगों को कर्तव्यों का एहसास कराएगा। मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ लोगों के हृदय में राष्ट्र प्रथम की भावना को भरेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किए उस वादे को पूरा कर दिया जो उन्होंने 25 दिन पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। मोदी का संकल्प है कि हमें देश से, समाज से, अपने दिलो दिमाग से गुलामी के हर निशान को मिटाना है। अब संपूर्ण आजादी का समय आ गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम खुद को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त करेंगे। आज मोदी ने सेंट्रल विस्टा का लोकार्पण करके इस बड़े काम की शुरुआत की है। अब आप जब इंडिया गेट के इलाके में जाएंगे तो नजारा बदला हुआ मिलेगा। इंडिया गेट वही है, राष्ट्रपति भवन वही है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की सड़क भी वही है, लेकिन बाकी सब आपको बदला हुआ दिखाई देगा। अब इस इलाके में बड़े बड़े लॉन, साफ सुथरे पानी से भरी नहर, खूबसूरत सुंदर फव्वारे, कैनाल के ऊपर लाल पत्थर से बने पुल और भव्य स्ट्रीट लाइट्स, बड़े बड़े पार्क, खूबसूरत बगीचे और इन बगीचों में पड़ी लाल पत्थर की बेंचेस और इस कर्तव्य पथ के आसपास नई पार्लियामेंट, नई हाईटेक और इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स, ये सब देखकर किसी भी भारतीय को गर्व होगा। आप जब इंडिया गेट के इलाके में जाएंगे तो वहां का नजारा देखकर लगेगा कि 75 साल पहले आजाद हुआ भारत अब आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और ये आत्मसम्मान के साथ कर्तव्य पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मैं आपको कर्तव्य पथ की पूरी तस्वीर दिखाऊंगा और घर बैठे आप देख सकेंगे अब ये इलाका कैसा लगता है और यह भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि गुलामी के अंश को खत्म करने की जो प्रक्रिया दिल्ली से शुरू हुई है वो यहीं खत्म नहीं होगी, ये बात दूर तक जाएगी। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कर्तव्य पथ पर नेताजी की मूर्ति के अनावरण पर ममता बनर्जी ने क्या कमेंट किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने इस मौके पर कैसे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पार्पण किए। इंडिया गेट के सबसे करीब यह सबसे बड़ी कैनोपी है। इस कैनोपी में अब ब्लैक ग्रेनाइट से बड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 26 फीट ऊंची प्रतिमा हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गई। नेताजी के इस भव्य स्टैचू का वजन 65 मीट्रिक टन है। इसे 280 मीट्रिक टन भारी ब्लैक ग्रेनाइट की एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। नेताजी की इस प्रतिमा को बनाने में करीब 26,000 घंटे का वक्त लगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेताजी की जिस प्रतिमा का अनावरण किया उस मूर्ति को मैसूरू के शिल्पकार अरुण योगीराज और उनकी टीम ने बनाया है। ये वही अरुण योगीराज हैं जिन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य की वो प्रतिमा बनाई है जो केदारनाथ में लगी है।
शंकराचार्य की उस मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेताजी की मूर्ति को तेलंगाना के खम्मम में साबुत पत्थर को तराश कर तैयार किया गया है। इस मूर्ति को खम्मम से दिल्ली तक लाने के लिए 100 फीट लंबे और 140 पहियों वाले स्पेशल ट्रक का इस्तेमाल किया गया। आज जिस छतरी के नीचे नेताजी की प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसी छतरी के नीचे 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर उनकी मूर्ति के होलोग्राम का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया था। इंडिया गेट से बीचों बीच दिखने वाली ये छतरी, ये कैनोपी 1938 में बनकर तैयार हुई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और उस वक्त इस कैनोपी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ की मूर्ति लगाई गई थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस कैनोपी में 1968 तक रही। 1968 से इंडिया गेट की मशहूर कैनोपी खाली थी। मोदी ने इस कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया और आज नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही गुलामी के इस प्रतीक पर आजादी के महानायक की अमिट छाप लग गई। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस जगह पर आजादी के 21 वर्ष बाद तक ब्रिटिश शासक की मूर्ति लगी रही, आज वहां आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। यह बदलते भारत की तस्वीर है। जो अपने नायकों का सम्मान करता है, वो भारत जो अपने अतीत पर गौरव करता है और अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। महानायक सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए मोदी ने कहा कि आजादी के बाद अगर देश नेताजी के रास्ते पर चला होता, अगर नेताजी के विचारों पर आगे बढ़ा होता, तो आज देश की दिशा और दशा कुछ और होती। मोदी ने कहा कि नेताजी के पास भारत को बहुत आगे ले जाने का विजन था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजादी मिलने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के इस महान योद्धा को भुला दिया गया। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता
तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। आज नेताजी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर गए और मैं आपको दिखाता हूं कि वहां रेनोवेट की गई कैनाल्स और उसके किनारे किनारे बनाए गए पत्थर के शानदार पथ और शानदार फाउंटेन्स किस तरह दिखाई देते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की मेन रोड पर जहां पहले राजपथ लिखा होता था, अब वहां स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है कर्तव्य पथ। राजपथ से पहले यह सड़क किंग्सवे कहलाती थी, यानी जिस रास्ते से राजा गुजरता हो, जिस पर आम जनता का कोई हक न हो। आजादी के 7 साल बाद 1955 तक इस रास्ते का नाम यही था। 1955 में किंग्सवे का नाम राजपथ किया गया था। नई दिल्ली बसाते वक्त ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली का नक्शा तैयार किया था। उन्होंने इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक इस पूरे एरिया को उस वक्त सेंट्रल विस्टा का नाम दिया था। 1930 के दशक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने तक यहां राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और उसके आसपास लॉन, नहरों और सड़कों को डेवलप कर लिया गया। प्लान यह था कि राजपथ के दोनों तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालयों के दफ्तर बनाए जाएंगे, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और अंग्रेजों का ध्यान वॉर पर केंद्रित हो गया। उसके बाद भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, इसलिए इस इलाके के लिए अंग्रेजों का प्लान अधूरा रह गया। आजादी के बाद इस इलाके में अलग अलग वक्त पर जरूरत के मुताबिक अलग अलग बिल्डिंग्स बना ली गई, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इलाके को दोबारा पूरी तरह से रीडेवलप करने के बारे में सोचा। मोदी की सोच के आधार पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत नई पार्लियामेंट बनी, मिनिस्ट्रीज की पुरानी पड़ चुकी बिल्डिंग्स को गिराकर नए और आधुनिक भवनों का निर्माण किया गया। इंडिया गेट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से रेनोवेट किया गया। ये जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कैसे रीडेवलप किया गया। आज इसी इलाके को प्रधानमंत्री मोदी ने नए स्वरूप में जनता को समर्पित किया और इसके अगले चरण में नए पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस का काम पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होना आने वाले दौर की 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है। इससे पता चलता है कि आगे चलकर देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर
आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी का आज का पूरा भाषण गुलामी की निशानियों से मुक्त भारत, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए भारत पर केंद्रित था। हो सकता है कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ संगठन, कुछ पार्टियां ये कहें कि नाम बदलने से क्या होगा, एक इलाके को रीडेवलप करने से क्या होगा। लोग ये सवाल उठाएं, उससे पहले आज मोदी ने इसका जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी ने बार बार यह संदेश दिया कि कर्तव्य पथ सिर्फ नाम नहीं है। जब देश भर से लोग कर्तव्य पथ को देखने आएंगे तो यह पथ उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। मोदी ने बताया कि राजपथ का नाम बदलने का फैसला क्यों किया गया, इसके पीछे की सोच क्या है। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र, उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। अब अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड नए कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ के दोनों तरफ हुए काम का मुआयना किया। आप जब इस कर्तव्य पथ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां नए भारत की छाप है, यहां का नजारा बदल गया है। कर्तव्य पथ हमेशा रोशनी से जगमगाता मिलेगा। 900 से ज्यादा नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। इंडिया गेट के लॉन्स में पैदल चलने वालों के लिए
16 किलोमीटर से ज्यादा लंबे वॉकवे बनाए गए हैं। सड़क के दोनों किनारों पर पहले जो बजरी वाला हिस्सा था वहां भी ग्रेनाइट लगा दिया गया है। इस ग्रेनाइट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। इस जगह से गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सेना के घोड़े भी गुजरते हैं। जब ग्रेनाइट लगाने का फैसला हुआ तो सेना के अधिकारियों ने आशंका जताई कि पत्थरों पर घोड़ों को चलने में दिक्कत होगी, तो घोड़े लाकर इन ग्रेनाइट स्टोन्स पर उन्हें चलाया गया, जिसके बाद फैसला हुआ ग्रेनाइट को ज्यादा घिसकर इसे चिकना नहीं किया जाएगा, उसे रफ यानी खुरदरा ही रहने दिया जाएगा, जिससे घोड़ों को मूवमेंट करने में दिक्कत ना हो। वहीं आम लोगों को इंडिया गेट पर आने से के वक्त बैठने की जगह मिले, इसके लिए पत्थर की 400 बेंचेस लगाई गई हैं। कैनाल को पार करने के लिए 16 ब्रिज बनाए गए हैं। सड़क पार करने के लिए 4 अंडरपास बनाए गए हैं। पूरा इलाका साफ सुथरा रहे, इसका खास ख्याल रखा गया है। नए टॉयलेट बनाए गए हैं। जो लोग इंडिया गेट पर पहले चना चाट, आइसक्रीम, पापड़, गुब्बारे बेचते थे, उनका भी ख्याल रखा गया है। वेंडिंग जोन बना दिया गया है। इन वेंडिंग जोन्स में लोग टोकरियों में लेकर सामान बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलाव का यह प्रोसेस न कर्तव्य पथ से शुरू हुआ है और न ही उस पर रुकेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 साल में क्या क्या बदला, देश ने किस तरह कॉलोनियल विरासत का बोझ उतारा और भारतीयता को अपनाया। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। आज की अपनी स्पीच में मोदी ने कोई सियासी कमेंट नहीं किए, कोई तंज नहीं कसे। देश की बात की, देश की आम जनता की बात की। कैनाल पर वॉक करने, काम का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन मजदूरों से मिले जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके इस इलाके का ब्यूटिफिकेशन किया है। मरम्मत करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है, इसे नया रूप दिया है। उन्होंने इन श्रमजीवियों का हालचाल पूछा, पूरे देश की तरफ से उन्हें धन्यवाद कहा। नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर खड़े होकर ऐलान किया कि वो अगले साल गणतंत्र दिवस की परेड में उन सभी श्रमजीवियों को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने अपने पसीने से गुलामी के निशानों को धोया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में योगदान दिया। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय
वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। श्रमजीवियों से बात करने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक एग्जीबिशन देखी। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि कर्तव्य पथ, इंडिया गेट के आसपास का इलाका पहले कैसा था और अब कैसा दिखता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से यह एग्जीबिशन को तैयार किया गया है। इसमें दिखाया गया कि पिछले लगभग 100 साल में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कितने तरह के बदलाव आए, कितनी कमियां आ गई थी, इंडिया गेट की नहरों की क्या हालत थी, वॉकवे की सिचुएशन क्या थी, पार्किंग और टॉयलेट जैसी सुविधाएं नहीं थी जो नए प्लान के तहत बढ़ा दी गई। आम लोगों के लिए पूरा एरिया किस तरह से आरामदेह और आंखों को सुकून देने वाला बनाया गया है। जैसे पूरे इंडिया गेट लॉन में लगभग 3800 पेड़ लगे हैं। इस इलाके की बड़ी दिक्कत यह थी कि वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। इंडिया गेट के पास 1125 कारों की पार्किंग की नई सुविधा दी गई है। 25 बसें भी यहां खड़ी हो सकती हैं। लोग इंडिया गेट आकर कर्तव्य पथ के इस विकसित एरिया को देख सकते हैं। एग्जीबिशन देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेज पर पहुंचे तो वहां शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनका स्वागत किया और इसके बाद शुभ मंगल गान गाया गया। यह गान 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के दिन गाया गया था। शास्त्रीय राग मालकोस पर आधारित इस गान के जरिए देश की आजादी के दिन को आज फिर से याद किया गया। कल से कर्तव्य पथ आपके लिए खुल जाएगा। आम लोग भी कर्तव्य पथ पर जाकर वहां हुए बदलाव को देख सकते हैं। अगले हफ्ते में जो लोग इंडिया गेट के इलाके में जाएंगे उनसे पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री होगी पार्किंग। लोगों को इंडिया गेट तक लाने ले जाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला किया है। दिल्ली के 4 इलाकों से 12 बसें लोगों को सेंट्रल विस्टा तक लाएंगी ताकि वो घूम फिर सके, यहां का नजारा देख सके और उन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ने की बस सर्विस भी अवेलेबल रहेगी। इसलिए आप अपने परिवार के साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने जरूर जाएं। आपको कर्तव्य पथ देखकर देश पर गौरव होगा। इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने पर उनकी बेटी अनीता बोस ने खुशी जताई। जर्मनी में रहने वाली अनीता बोस ने कहा कि नेताजी को भले ही देश की सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन आम लोगों ने हमेशा अपने दिलों में बसाए रहे। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण नेताजी के प्रति देश की जनता के लगाव की मिसाल है। Many of his Indian countrymen and countrywomen retained his memory all these decades and held him in great respect and even in love. I was always moved by the fact that in so many towns of India, in smaller places even, statues and other memorials to Netaji were erected,
and that people did not forget him, even though you might say for a while his role in the independence struggle was not really officially recognized so much. And today, I think this is a certain vindication. But Netaji has played an important role in forming India, and I hope that that many of his ideas and ideas which are not really tied to a certain time will be retained by his countrymen and his countrywomen. आज सुबह सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई गई थी कि अनीता बोस नाराज हैं, उन्होंने इस समारोह में आने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनकी बात सुनकर लगा कि उन्हें इस बात पर कितना गर्व है, कितनी खुशी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया और ये हमेशा हमेशा के लिए कर्तव्य पथ पर स्थापित हो गई। राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम देना जरूरी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना करना जरूरी था। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक को बिटाना जरूरी था। यह देश की भावना है, हमारे राष्ट्र का आत्मगौरव है। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे निर्माण कार्य का एक व्यावहारिक पक्ष भी है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, वो समझना भी जरूरी है। जिन बिल्डिंग्स में सरकारी दफ्तर बरसों से चल रहे थे वो पुरानी हो चुकी थी, वहां सिक्योरिटी, एयर कंडीशनिंग, पार्किंग, इन सब की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी। सरकारी बिल्डिंग से कॉरिडोर में अलमारियों में रखे फाइलों के अंबार थे। इन पुरानी इमारतों और ओवरक्राउडेड दफ्तरों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना मुश्किल होता जा रहा था। शास्त्री भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन, जहां बड़े बड़े मंत्रालय चलते थे, जहां से सरकार चलती थी, उनकी एफिशिएंसी कम होती जा रही थी, वहां काम करना मुश्किल हो गया था। लेकिन कोई इनके बारे में सोचता भी नहीं था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर विचार किया, प्लान बनाया, मंत्रालयों को नया स्वरूप देने और उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाने का काम शुरू किया। और बहुत जल्द आप देखेंगे ये नए स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिसेस, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कार्यालय नए भारत की पहचान बनेंगे। अब सरकारी मंत्रालयों को, दफ्तरों को 2022 की नई सोच के मुताबिक बना दिया जाएगा। यह काम फाइनल स्टेज पर है, बहुत तेजी से हो रहा है। पूरी दुनिया देखेगी कि भारत सरकार के कार्यालय गरिमामयी विरासत और सशक्त भारत का प्रतीक बनेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, इस पर सियासत हुई। आज ममता ने कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग बुलाई, एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया। यहां ममता ने कहा कि कर्तव्य पथ पर नेताजी की मूर्ति के उद्घाटन के मौके पर उन्हें बुलाया गया था, 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए कहा गया था और चिट्ठी भी एक अंडर सेक्रेटरी ने लिखी थी। इसीलिए उन्होंने नेताजी के सम्मान में एक अलग कार्यक्रम किया, क्योंकि वो किसी के नौकर चाकर या बंधुआ मजदूर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर 7 বাজে ইনাগুরেট করবে, তোমাকে 6 বাজে ওখানে উপস্থিত থাকতে বলছে, যেন চাকর বাকর, আমি বন্ডেড লেবার। কোনো আন্ডার সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টারকে এভাবে চিঠি লিখতে পারে না। কালচারাল মিনিস্টার এত বড় হয়ে গেল, সেও একটা চিঠি লিখতে পারলো না। আর শুনুন, বলে না বুদ্ধির বৃহস্পতি, আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, সেজন্য 7টার সময় দাঁড়িয়ে থাকবো না আমি ওখানে। আমি আগেই 2টোর সময়, আমি এখানে আসবার আগে 1টার সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে আবার নতুন করে মালা দিয়ে এলাম। দিল্লির প্রোগ্রামটা আমি বাংলায় উদযাপন করে দিয়ে এলাম। मुझे लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण एक ऐसा अवसर है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ बंगाल के नहीं, पूरे देश के महानायक थे। आज भी देश की जनता के मन में नेताजी के प्रति बहुत सम्मान है। अगर ममता इस प्रोग्राम में शामिल होती तो इससे उनका बांध बढ़ता, बंगाल के लोग खुश होते, देश के लोग खुश होते। लेकिन ममता ने इस मौके पर राजनीति की, ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्हें सम्मान से बुलाया गया था या नहीं। अगर उन्हें सम्मान से नहीं बुलाया गया तो यह भी गलती है। वो एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पूरे मान से बुलाया जाना चाहिए था।
लेकिन ममता बनर्जी अगर ऐसे कमेंट करने से बचती तो और भी अच्छा होता। आज झारखंड से भी एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए बसंत सोरेन का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। बसंत सोरेन से जब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वो दिल्ली क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अंडरगारमेंट खरीदने गया था। बसंत सोरेन ने एक गंभीर सवाल का ऐसा जवाब क्यों दिया, ये आपको बताता हूं। असल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 दिन पहले विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन विधानसभा में उनकी मेंबरशिप पर अभी भी खतरा बना हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जिस मामले में हेमंत सोरेन पर सवाल उठे हैं, उस मामले में उनके भाई बसंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप दिल्ली क्यों गए थे, तो बसंत सोरेन जो बयान दिया वो आश्चर्यचकित करने वाला था। बसंत सोरेन ने जो कहा वो आप भी सुन लीजिए। सामान्य है, सामान्य है, कोई अंतर नहीं है। देखा ही आप लोगों ने, कल परसों विधानसभा में सब लोग थे, बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन स्थिर है सब चीज़। सर उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते थे। जिस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री के भाई, झारखंड के राजनीतिक प्रथम परिवार ने और जेएमएम के बड़े नेता ने दिया है कि जब दुमका की बेटियां, झारखंड की बेटियां जेएमएम की सरकार से न्याय और इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे, तब झारखंड की सरकार और उसके समर्थक दिल्ली में अंडरगारमेंट खरीदने में व्यस्त थे। ये दिखाता है कि झारखंड की सरकार की प्राथमिकता क्या है। जब अंकिता जी को दिल्ली भेजना चाहिए था एयरलिफ्ट कराकर अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, तब झारखंड की सरकार दिल्ली में या उसके समर्थक दिल्ली में अंडरगारमेंट खरीद रहे थे। और ऐसे बयान तो पहले भी आए हैं। ये तो ऐसे लगता है कि पूरे परिवार में ऐसे बयान देने की होड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और उनके भाई उनसे भी ज्यादा असंवेदनशील बयान देते हैं। अगर परिस्थितियां साधारण होती तो शायद बसंत सोरेन के इस बयान को मजाक समझकर छोड़ दिया जाता, लेकिन बसंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र दुमका में एक हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया गया था। अब तक बसंत सोरेन इस लड़की के परिवार वालों से मिलने नहीं गए। मीडिया ने कई बार उनसे पूछा, वो गोलमोल जवाब देते रहे। आज कई दिन के बाद बसंत सोरेन अंकिता के परिवार से मिले थे। इस दौरान बसंत सोरेन दिल्ली में भी रहे, रांची में रहे, लेकिन वो दुमका नहीं गए। आज जब उनसे पूछा गया कि उन्हें दिल्ली जाने का वक्त मिल गया, लेकिन अपने क्षेत्र की बेटी के परिवार से मिलने का वक्त नहीं मिला, तब उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में अंडरगारमेंट खरीदने गए थे। लोकतंत्र में यह बयान शर्मनाक है। आज की परिस्थितियों में, जिसमें दुमका में पूरी जनता उस लड़की की जलाए जाने की घटना को लेकर के दुखी है, ऐसे समय में इस तरह की बातें कहना शर्मनाक है। अब एक ऐसी खबर आपको बताता हूं जो हर घर के लिए, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। देश में अचानक हार्ट अटैक के केस बढ़ गए हैं। पहले हार्ट अटैक का खतरा बुजुर्गों को होता था, लेकिन अब हार्ट अटैक बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों सबको हो रहा है। चलते चलते, एक्सरसाइज करते करते, डांस करते करते लोग गिर रहे हैं। हार्ट अटैक के कारण लोगों की जान जा रही है और इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चिंता है। इस पर हमने डिटेल में जानकारी हासिल की है। 4 केसेस तो पिछले कुछ दिनों में कैमरे में रिकॉर्ड हुए। कल शाम ही जम्मू में एक नौजवान लड़का मंच पर परफॉर्म कर रहा था और डांस करते करते वो मंच पर गिर गया। डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। और हैरानी की बात है कि हार्ट अटैक सेहतमंद और नौजवान लोगों को भी हो रहा है। जम्मू में जिस लड़के को मंच पर परफॉर्म करते वक्त हार्ट अटैक हुआ, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। दुख की बात है कि लोग लड़के की परफॉर्मेंस को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, वो जम्मू में गणेशोत्सव के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। मंच पर जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसका नाम योगेश है।
22 साल का योगेश पार्वती के भेष में भजन पर डांस कर रहा था। अच्छी खासी भीड़ थी, लोग पूरे भक्तिभाव से कार्यक्रम को देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, तभी डांस करते करते योगेश नीचे गिर पड़ा। क्योंकि डांस के दौरान उसने पहले भी 1-2 स्टेप ऐसे किए थे जिसमें वो बैठा था। लोगों को लगा शायद मंच पर गिरना योगेश के डांस का हिस्सा होगा, लेकिन जब योगेश काफी देर तक नहीं उठा तो शिवजी का रोल प्ले कर रहा शख्स उसके पास आया। योगेश को संभालने की, उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाया। योगेश को हिला डुला कर देखा तो उसके शरीर में हरकत नहीं थी। इसके बाद लोग परेशान हो गए, भजन बंद किए गए, बाकी लोग भी आए। योगेश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिल का दौरा पड़ने से योगेश की मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि योगेश को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हेल्दी था, स्वस्थ था। उसके परिवार वाले अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि उनके बच्चे को हुआ क्या, हार्ट अटैक क्यों हुआ। लेकिन यह अकेला ऐसा केस नहीं है। जम्मू जैसा एक केस यूपी के मैनपुरी से भी सामने आया है। मैनपुरी में गणेश उत्सव के दौरान झांकियां निकाली जा रही थी। रवि दुबे नाम का शख्स हनुमान का रूप बनाकर मंच पर परफॉर्म कर रहा था। सामने बच्चे थे, महिलाएं थी, ऑर्गेनाइजर थे। सभी लोग रवि दुबे के डांस को देखकर तालियां बजा रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक था। 35 साल का रवि पिछले 20 साल से इसी तरह अलग अलग देवी देवताओं का रूप बनाकर गणेश उत्सव के कार्यक्रम में परफॉर्म करता था। लेकिन इस बार रवि मंच पर गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। यहां भी लोगों को लगा कि रवि शायद कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, मंच पर गिरना उसके नाटक का हिस्सा है। इसीलिए जब रवि गिरा तो लोग काफी देर तक ताली बजाते रहे। आयोजकों ने उसे उठने के लिए आवाज लगाई। जब काफी देर तक रवि के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो लोग भागकर पहुंचे। लोगों को लगा रवि बेहोश है, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। बंसी गौरम प्रोग्राम कर रहे थे, उसी टाइम में गिर पड़े और क्या नाम है मृत्यु। अच्छा, ये कब से काम कर रही थी? झांकी वगैरह में काम करती थी? 20 साल से बात है। झांकियों में ही काम करती थी। इसी तरह का केस बरेली में हुआ। बरेली में भी सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबर आई। हैरानी की बात है कि जिस पार्टी में डांस करने के दौरान प्रभात कुमार के नाम के शख्स की जान गई, उस पार्टी में डॉक्टर और मेडिकल फील्ड से जुड़े कई लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी प्रभात को बचाया नहीं जा सका। दरअसल बरेली के एक होटल में बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी में 45 साल के प्रभात कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने पहले गाना गाया, फिर डांस करने लगे। प्रभात कुमार जिस जबरदस्त अंदाज में डांस कर रहे थे, उसे देखकर किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। डांस करते करते प्रभात अचानक गिर पड़े। पार्टी में मौजूद डॉक्टर विनोद पगरानी ने उन्हें फौरन CPR दिया, मुंह से सांस लेने की कोशिश की। प्रभात कुमार के हार्ट ने रिस्पॉन्ड किया, वो होश में भी आए, लेकिन जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। 45 साल के प्रभात कुमार को CPR देने वाले डॉक्टर पगरानी ने बताया कि उन्होंने प्रभात को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हार्ट अटैक बहुत मैसिव था, इसलिए सारी कोशिशें बेकार हो गई। मैं उस पार्टी में मौजूद था और अचानक से वो कोलैप्स हो गए। और वो ऐसा भी नहीं उनका पैर स्लिप हुआ, हमने कुछ देखा था उन्हें। कोलैप्स हुए और जैसे ही वो गिरे, हम लोग वहीं मौजूद थे और तुरंत उनका हम एक ये नस होती है कैरोटिड नस। कैरोटिड नस जो होती है बहुत आसान से फील हो जाती है, तो हमने देखा एकदम कैरोटिड नहीं आ रही थी, उसकी रेडियल पल्स हुई। प्रभात कुमार की इस तरह मौत से, सडन कार्डियक अरेस्ट से हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। प्रभात कुमार के करीबियों के मुताबिक उनका लाइफस्टाइल आइडियल था।
आदर्श था। सुबह 5 बजे से पहले जाग जाते थे, उसके बाद वॉक पर जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। यह सब उनके डेली रूटीन में शामिल था। इसके बाद दिन में भी फिजिकल वर्क करते थे। बैडमिंटन के अलावा वो क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस में हिस्सा लेते थे, बैडमिंटन खेलते थे। जिस पार्टी में उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, उस पार्टी में भी वो बैडमिंटन खेलकर पहुंचे थे। प्रभात कुमार अच्छे डांसर थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे। किसी तरह का कोई हार्ट डिजीज उन्हें कभी नहीं था, कभी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 45 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। इसीलिए इस केस को देखकर डॉक्टर भी हैरान है। हालांकि ऐसा नहीं कि जिसका हार्ट अटैक आए उसकी मौत हो ही रही हो। बरेली में योगेश को सीपीआर दिया गया था, बचाया नहीं जा सका, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शख्स को वक्त पर सीपीआर मिल गया तो जान बच गई। अगर हार्ट अटैक आने पर तुरंत सीपीआर दे दिया जाए तो यह संजीवनी बूटी साबित होता है, क्योंकि जो वक्त है वो इंपॉर्टेंट होता है। कोल्हापुर में डॉक्टर अर्जुन अडनायक के हॉस्पिटल में एक मरीज आया था। इस मरीज का दिल सिर्फ 35% ही काम कर रहा था। 12 साल पहले उसे पेसमेकर लगाया गया था, अब नया पेसमेकर लगना था। इसलिए पेशेंट अपने रिश्तेदार के साथ वहां पहुंचा और डॉक्टर से बात कर रहा था। तभी हार्ट अटैक आया। जब उसने अपनी गर्दन पीछे कर ली तो डॉक्टर अर्जुन समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने तुरंत पेशेंट की छाती को प्रेस करना शुरू किया। इसके बाद पेशेंट रिगेन कर गया और उसके दिल ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस तुरंत बाद पेशेंट को एडमिट किया गया, उसे नया पेसमेकर लगाया गया और अब वो ठीक से रिकवर कर रहा है। डॉक्टर अर्जुन अडनायक ने कहा कि हार्ट अटैक के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि सीपीआर की टेक्निक सब सीख लें। अगर कोई अचानक कोलैप्स करने लगे तो उसे बचाने का तरीका सबको पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है उसे अगर 4 मिनट के भीतर सीपीआर दे दिया जाए तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। ये मरीज, इसका दिल का धड़कन अचानक बंद हुआ। मैं जब उसको एग्जामिन कर रहा था, उसका इको किया, इको में हृदय का पंपिंग कम था, उसका हृदय गति कम आ रहा था और रिलेटिव्स को हमने बताया था कि इसको किसी भी वक्त हृदय गति बंद होने से जान को खतरा हो सकता है और इसको एडमिट करना होगा। तभी मेरे सामने ही उसका हृदय गति बंद हुआ और मरीज कोलैप्स हुआ। इमीडिएटली उठ के उसके हृदय के ऊपर हल्के थम्स दिए, जिसके वजह से जो मैं थंब दे रहा था उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हुआ और उसका हृदय दोबारा चालू हुआ। अगर कोल्हापुर वाले केस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिन 3 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री नहीं थी। उन्हें पहले कभी दिल की बीमारी नहीं रही थी। उम्र थी 22 साल, 35 साल, 45 साल। आमतौर पर माना जाता है कि 40 साल की उम्र से पहले दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन अब नई उम्र के लोगों को यह खतरा ज्यादा दिखाई देता है और डॉक्टर्स इस ट्रेंड से परेशान हैं। उसकी वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। एम्स में प्रोफेसर और सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि हार्ट अटैक के इस तरह के बढ़ते मामलों के पीछे एक बड़ी वजह कोरोना हो सकता है। डॉक्टर पद्मा के मुताबिक ये सब कोविड के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम हार्ट अटैक्स के बारे, ये जो आजकल की जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, यस, ये कुछ तो डेफिनेटिव इंडिकेशन है कि हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहा है, स्पेशली पोस्ट कोविड के। जो कोविड हुआ उसके बाद वो विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है, कुछ ऐसे सिचुएशंस में क्यों ऐसे हो रहा है, दे आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। बट ब्रेन अटैक्स के बारे में आप पूछें तो ब्रेन और हार्ट का कहीं बहुत नजदीक संबंध है। तो हार्ट में जो प्रॉब्लम होती है हार्ट में आती है, ब्रेन में आते हैं और वाइस वर्सा। तो ये दोनों का जो संबंध इतना करीब है कि सेम फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि जो क्लॉटिंग में खून गाढ़ा हो जाना, उसको खून की नलियों को ब्लॉक करना और जो रिदम प्रॉब्लम्स, एकदम से हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाना, बहुत कम होना या स्टॉपेज हो जाना, ये सारे की चीजें में ब्रेन में भी इफेक्ट हो जाती है। तो कई कारण हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है ये तो हमें समझ आ गई, लेकिन इस मुसीबत से बचने के लिए क्या किया जाए, लोग क्या करें?
डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक के केसेस कोरोना के कारण ही बढ़ रहे हैं। यह तो अभी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सच है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले कोरोना के बाद बढ़े हैं। इससे बचाव की कोई दवा नहीं है, लेकिन सावधानी और एहतियात से काफी हद तक बचाव हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस जिम में हो रहे हैं। उन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर भाभी जी घर पर हैं के एक्टर दीपेश भान, इनके बारे में कहा गया कि ये हेवी एक्सरसाइज करते थे। पिछले महीने ही मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया। फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने बताया कि फिलहाल लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज से बचना चाहिए। लोगों को उस लेवल की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जैसी कोरोना काल से पहले करते थे। कई लोग हैं जो पहले बड़ी एक्सरसाइज किया करते थे, एक्टिव थे, बहुत जॉगिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो 2-3 हफ्ते में कहना शुरू कर देते कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूं, अब मैं वापस अपनी साइकिलिंग या जॉगिंग या रनिंग के लिए जाना चाहता हूं। उनको हम डेफिनेटली एम्फेसाइज करते हैं कि इमीडिएट बैक टू सीवियर एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही वो क्लॉटिंग की टेंडेंसी है जो कि प्रेसिपिटेट हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज या एक्टिविटीज पे रहना चाहिए और ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए ओवर अ 3 मंथ पीरियड, जिसमें कि हम समझें कि ठीक है, हम अब उस क्षेत्र से या रिस्क से बाहर हैं और हम अब पूरी फुल लेवल ऑफ ब्रिस्क एंड फिजिकल एक्टिविटी जो हम यूज्ड टू थे वो हम कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सरसाइज पर ध्यान के साथ साथ लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि इस वक्त हार्ट अटैक का खतरा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बंद भी नहीं करनी चाहिए। हार्ट अटैक से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक वर्कआउट करें। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम ब्रिस्क वॉक और स्ट्रेचिंग जरूर करें। लास्ट नेल है वो कोविड का है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक अभी 2 साल में देखा गया है। अभी 1.5 लाख वॉलंटियर्स की एक रिपोर्ट आई है यूएस से, उसमें कहा गया है कि इवन माइल्ड जो कोविड के पेशेंट्स थे उनको भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसकी वजह से अभी जो है हमें दिख रहा है। ये बात सही कि कोरोना के बाद दिल और दिमाग दोनों की बीमारियां बढ़ी हैं। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़े हैं। इसकी वजह क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए न किसी के पास बचाव का कोई सॉलिड फॉर्मूला है, न कोई दवा है। अब सावधानी और एहतियाती बचाव है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि नियमित एक्सरसाइज करिए, खाने पीने पर कंट्रोल करिए, खाने की टाइमिंग जरूर तय कर लीजिए। 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूरी है। यह सब करने के लिए न कोई मेहनत लगती है, न कोई खर्चा लगता है। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम इतना जरूर करें। और इस मामले में योग आपको सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए, मन और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमने 2 साल पहले इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव का योग शो शुरू किया था। इससे करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। आप भी स्वामी रामदेव से स्वस्थ रहने के तरीके सीख सकते हैं, फॉर्मूले सीख सकते हैं, खुद स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को भी सेहतमंद रख सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। आज की एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, आपसे थोड़ी देर पहले दुबई में विराट कोहली ने T20 में अपने करियर की पहली सेंचुरी लगाई। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 साल बाद आज शतक ठोका, जिसका सबको बहुत दिनों से इंतजार था। T20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट ने आज सेंचुरी बनाई। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का 71वां शतक है। आज विराट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। विकेट पर उतरते ही विराट ने रनों की बौछार कर दी। मैदान में चारों तरफ शॉट लगाए। हाफ सेंचुरी सिर्फ 32 गेंदों में पूरी की और अगले 50 रन सिर्फ 21 गेंदों में बनाए।
विराट 53 गेंदों पर अपना पहला T20 इंटरनेशनल शतक पूरा कर रहे थे और 19वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया और दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर विराट ने अपना शतक पूरा किया। भारत ने कुल 212 रन बनाए, जिसमें विराट ने 122 रन का योगदान दिया और विराट नॉट आउट रहे। विराट ने इससे पहले 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी। इसके अलावा विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जैसे ही 38 रन बनाया, वो T20 नेशनल क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। आज भुवनेश्वर कुमार ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। भुवनेश्वर में 4 रन देकर 5 विकेट चटका लिए। लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा कि विराट कोहली ने आज अपने बल्ले से उन सब आलोचकों को जवाब दे दिया जो विराट कोहली की बल्लेबाजी पर, उनकी फिटनेस पर, उनके खेल पर, उनके टेक्निक पर सवाल उठा रहे थे। परसों जिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हमने वहां की नई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते देखा था, आज उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। बकिंगम पैलेस की तरफ से एक बयान जारी किया गया और यह बताया गया कि एलिजाबेथ इस वक्त स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में है। वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। प्रिंस चार्ल्स और उनकी वाइफ कैमिला वहां पहले से मौजूद हैं। प्रिंस विलियम भी बालमोरल कैसल पहुंच रहे हैं। यह खबर सुनकर रॉयल फैमिली के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए हैं। एक दिन पहले क्वीन एलिजाबेथ की प्रिवी काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी थी। आज लंदन में जैसे लोगों को पता चला कि क्वीन की तबीयत बिगड़ी है, बकिंगम पैलेस के आसपास काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लीडर्स ने क्वीन की बेहतर हेल्थ की कामना की। कई लीडर्स ने ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं भेजी और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। क्वीन एलिजाबेथ की उम्र 96 साल है। पिछले कुछ दिन से वो अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें खड़े होने, चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। पिछले दिनों उन्हें कोरोना भी हुआ था, जिसके बाद वो रिकवर भी कर गई थी, लेकिन अब एक बार फिर उनके तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। हम सबकी प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, वापस अपने काम करें। मैं उस अनाउंसमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो अभी अभी महामहिम के बारे में की गई। मुझे मालूम है कि मैं पूरे सदन की तरफ से बोलता हूं जब मैं कहता हूं कि हम महारानी को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। हमें क्वीन और शाही परिवार की फिक्र है और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं फिलहाल और कुछ नहीं कहूंगा। आगे जो भी होगा उसके मुताबिक सदन आगे का फैसला लेगा। थैंक यू। Ian Blackford। 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ बहुत एक्टिव रहती हैं। उन्होंने कई प्राइम मिनिस्टर्स को बनाया है और ब्रिटेन की पब्लिक लाइफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम सबकी प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।